अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह इस्हाक और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्किज़ोफ्रेनिया की सब टाइप्स। ये हमारी जो फरखंदा शहनाज वाली बुक है उसमें ये पेज नंबर 103 से ये स्टार्ट होता है। इस क्लिप में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर गिवन है ऑनसेट एंड एक्टिव फेज। जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ जेनेटिकली डिटरमिन्ड और इसकी ऑनसेट का जो पैटर्न है ये अर्ली एडोलेसेंट टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। तो रिलेटिवली स्वीयर कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, यानी वो साइन एंड सिम्टम्स जो इकट्ठे होते हैं, दे अकर टुगेदर, वो एक झुरमट की फॉर्म में इकट्ठे आते हैं। जब ये सारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं वाज़े तौर पर तो उसको एक्टिव फेज कहेंगे, यानी जब स्किज़ोफ्रेनिया का पूरा हमला पेशेंट के ऊपर हो जाता है और तमाम के तमाम सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, वर्ड सैलेड, टेंजेंशियलिटी ऑफ स्पीच। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं और पर्सन की डेली लाइफ रूटीन भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, प्लस उसकी जो फैमिली है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया इन्वॉल्व्स डिसफंक्शन इन वन और मोर मेजर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, वर्क है, एजुकेशन, सेल्फ केयर, ये तमाम एरियाज उसके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और ये किस तरह डैमेज होते हैं? इस तरह है कि उससे समझे कि वो कोई भी काम नहीं कर पाता और हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इसके ऊपर किसी बीमारी का या कोई प्रॉब्लम है जो इसके साथ चल रही है। फंक्शनिंग इज क्लियरली बिलो दैट विच हैड बीन अचीव्ड द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। उसके बाद क्या है? ये एक्टिव फेज हुआ जिसमें बीमारी का मुकम्मल हमला पेशेंट के ऊपर हो गया। सेकंड, इसके बाद है हमारे पास प्रोड्रोमल सिम्टम्स। प्रोड्रोमल ये वो वाले सिम्टम्स होंगे प्रेजेंट प्रायर टू एक्टिव फेज, अभी बीमारी का पूरा हमला नहीं हुआ। तो ये जो पेशेंट्स हैं, यानी 18 है तो अगर 10 या 12 साल की एज में तो भी कुछ अजीब अजीब हरकतें अपने आप से बातें करते हुए नजर आएंगे, तब हमें लगता है कि ये बच्चों का खेल खेल रहे हैं कोई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आता है कि बच्चा कोई कंप्लेंट्स करता है और शुरू में लगता है कि उसको जिन चुड़ैल भूत का कुछ इस तरह का चीज़ हो गई है। तो दरअसल यानी जो प्रोड्रोमल फेज है ये सबसे पहले ये इनिशियल स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, प्रोड्रोमल। जब ये एक टाइम गुजर जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फेज की तरफ, फिर ये एक्टिव फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। और देन उसके बाद जब दवाई वगैरह शुरू की जाती है या पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो फिर क्या होता है कि नेगेटिव सिम्टम्स तो डिसअपीयर हो जाते हैं, जो उसके हैं वो तो रहते हैं, एक्टिव जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। यानी उसको दवाई देंगे तो उसका न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक होंगे। अब उसको एक तरह से डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस तो नहीं हो रही, लेकिन वो एटिपिकल है, उसके अंदर एवोल्यूशन है, वो जो सारे हमने पढ़े थे ना नेगेटिव सिम्टम्स, ये परसिस्ट करेंगे। तो नेगेटिव सिम्टम्स आर पर्टिकुलरली कॉमन इन प्रोड्रोमल एंड रेजिडुअल। रेजिडुअल के जब एक्टिव फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, यानी ये थर्ड स्टेट कहलाएगी एक तरह से, ये रेजिडुअल है। तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। प्रोड्रोमल जब अभी बीमारी स्टार्ट होने वाली है, एक्टिव फेज जब बीमारी का हमला हो गया और उसके बाद दवाई वगैरह स्टार्ट किए या एक टाइम पीरियड गुजरा है और उसके बाद बीमारी का जो भरपूर हमला है वो चला गया, लेकिन उसको रेजिडुअल फेज इसलिए कहेंगे क्योंकि बीमारी पलट कर आती है और बार बार आती है, सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ती है और इसमें स्टिल रेजिड्यूज रह जाते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के। Individual who had been socially active may become withdrawn, they lose interest in previously playable activities, less talkative हो जाते हैं और इस तरह इनके जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं ये परसिस्ट करते रहते हैं। ये इसका पैटर्न हो गया जो हमारे पास उसके तीनों आते हैं। देन वी कम टू दी जो हमारा आज मेजर कंसर्न है वो है टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स को जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो डिवाइड करते हैं एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, क्योंकि उसके मुताबिक उन्होंने दवाइयाँ देनी होती हैं। सम दवाई जो मेडिसिन्स हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स को इनहिबिट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नेगेटिव सिम्टम्स पे एक्ट करेंगी, तो उन्होंने अपने डिजीज़ पैटर्न के और मेडिकेशन के हिसाब से दवाइयाँ देनी होती हैं। साइकोलॉजिस्ट जो DSM-5 है हमारी, उसमें जो हमारे पास पैटर्न गिवन है टाइप्स का वो ये वाला है। ये साइकोलॉजिकल बुक्स में DSM में ये वाला पैटर्न यूज़ होता है। तो इसको हम ज़रा 1 बाय 1 देखते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। स्किज़ोफ्रेनिया की सब टाइप्स में कैटाटोनिक, पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनडिफरेंशिएटेड एंड रेजिडुअल, ये 5 टाइप्स कंसिडर होती हैं।
इन सब के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके से बेयर अप होते हैं। सबसे पहले हम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को देखते हैं। वर्ड पैरानोया मीन्स सस्पिशियस, वो पर्सन जो शक वगैरह करता है, पेशेंट इसमें कुछ अजीब बिजार एंड नॉन बिजार डेल्यूजन्स बनाकर बैठ जाता है और वो इस शक में मुब्तला हो जाता है। मसलन डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कोई मुझे मारना चाहता है। फीलिंग्स ऑफ पैसिव एंड एक्टिव कंट्रोल, किसी ने मेरे दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया है या अपने थॉट्स इंसर्ट कर रहा है। फीलिंग्स ऑफ इंट्रूजन, कोई मेरे जिस्म के अंदर घुस गया हुआ है। The delusions are not usually systematized too much without tight logical connection, और उसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं नजर आता जो एक नॉर्मल पर्सन ड्रॉ करके दे जाता है। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया इज ऑल अबाउट स्प्लिट ब्रेन, देयर इज डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, तो वो कोई भी रियलिटी वाली चीज़ नहीं लगती है उसमें। delusions आर often combined with hallucinations of different senses, mostly with hearing voices, तो इसमें साथ में वॉइसेस भी आती हैं कि मुझे किसी आवाज़ ने ये बताया था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लोग तुम्हें मारने वाले हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के लोग बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं क्योंकि ये अपनी पैरानोया और अपनी वॉइसेस की वजह से खुद भी सुसाइड कमिट कर सकते हैं और किसी दूसरे शख्स को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसमें अब हम पैरानोया की हमारी जो बुक है उसमें किस तरह से गिवन है इसको भी हम देख लेते हैं। Presence of prominent delusions and auditory hallucinations in context of a relatively preservation of cognitive functioning and affect, यानी context क्या है कि क्या चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, सोचो विचार की सलाहियत, और इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और कुछ फॉल्स बिलीव्स हैं। Hallucinations are typically related to content of the delusional themes. Associated features include साथ में anxiety, anger, aloofness, argumentativeness, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब हम बहस करते हैं कि आपकी बात सही नहीं है तो वो यकीन नहीं करता, वो कहता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और इंडिविजुअल जो है वो सुसाइडल बिहेवियर की तरफ भी जा सकता है। ग्रैंडियोस का मतलब होता है अपने आप को बहुत बड़ा समझना, कोई बहुत ही हायर पर्सन समझना। इस तरह से उनको समटाइम जिस तरह रेफरेंशियल है तो उनको ये लग जाता है कि जैसे कोई फिल्म स्टार है तो दैट इज़ इन लव विद देम, और वो उसके बाद जो गाने वगैरह वो गा रहा है या गा रही है वो मेरे लिए हैं, सारी चीज़ें इस तरह से, तो किसी भी किस्म की हो सकती हैं। तो डिल्यूजन में दरअसल देयर इज़ ए फॉल्स आइडिया और बिलीव्स जिसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस आएंगी। अगर आपने मेजर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ना तो पैरानोया में आपने हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में पाई जाती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पैरानॉइड के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया को ही हम हैबीफ्रेनिक भी स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। हैबीफ्रेनिक या डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया मींस जिसमें पर्सन हैज डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट, ये सारे वर्ड्स आएंगे डिसऑर्गेनाइज्ड वाले। तो कोई से दो आपने याद कर लेने हैं इसमें, जिस तरह इसमें हमने ये दो याद रखे हैं, हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन पैरानॉइड टाइप, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर जो है ये टिपिकल है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया में। ये सारे इसमें लिखे हुए हैं कि एक पर्सन जो बात कर रहा है उसकी सेंस नहीं बन रही, उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे सर्दी और गर्मी की मुताबिकत से उसने कपड़े नहीं पहने हुए, एकदम वो कहेगा मुझे गर्मी लग रही है हालांकि बाई माइनस टेम्परेचर हो। फ्लैट आर इन अप्रोप्रिएट इफेक्ट वही है कि हंसने वाली जगह पे रोना शुरू कर रहा है, रोने वाली जगह पे हंसना शुरू कर रहा है। उसका जो कंटेंट है सारा स्पीच का वो सारा बड़ा बेजार होता है। वर्ड सैलिड, टेंजेंशियलिटी ऑफ स्पीच और डिरेलमेंट, ये सारे इसके अंदर आएंगे। ग्रिम्सिंग, मैनरिज्म एंड ऑडिटीज़ ऑफ बिहेवियर, अजीब से बिहेवियर शो करेगा जो बिजार लगेंगे हमें। इनको हम हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया बी कहते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसको हम ज़रा देखते हैं कि हमने इसके बारे में क्या मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है विच विद ब्लंटेड एंड इनअप्रोप्रिएट इमोशंस। एडोलेसेंट ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। जो बिहेवियर है वो बहुत बिजार का मतलब होता है कि अनरियलिस्टिक लगता है हमें देखने में। मैनरिज्म्स, कोई अजीब से उसने जो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज है वो इख्तियार की होगी जो हमें देखने में ही पता चल रहा है कि ये कोई अजीब सी तरीके से चल रहा है, जैसे कोई शराबी चाल चल रहा है या इस तरह से। इसके अलावा वो ही है कि अजीब सी बातों पे हंसेगा। सूडो फिलोसॉफिकल ब्रूडिंग, एकदम से आपको ऐसे जाहिर करेगा जैसे मुझे बहुत समझ आ रही है और मैं बहुत समझदार हूँ। एंड इम्पल्सिव रिएक्शन, और एकदम से गुस्सा करना शुरू कर देगा या तालियां बजानी शुरू कर देगा विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। आप एकदम से कहेंगे पता नहीं क्या हो गया। एंड सोशली आइसोलेटेड बिहेवियर है। प्रोग्नोसिस इसका ठीक नहीं है, तमाम स्किज़ोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। प्रोग्नोसिस होता है चांस कितना है ठीक होने का, तो इनमें कम चांस होता है ठीक होने का। नेक्स्ट हम आते हैं अब कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में जो हमने वर्ड्स ऐड करके रखने हैं ना,
जिस तरह दो मैं बता रही हूँ, इसके अंदर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूपर, दो आपने लफ्ज़ याद रखने हैं। हर एक के अंदर मैं आपको दो मेन सिम्टम्स बता रही हूँ जो आपने ज़रूर याद रखने हैं। ये है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा है स्टूपर। कैटाटोनिया में आपने मस्ट है कि आप ना ये दो चीज़ों के नाम ज़रूर लिखें। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जिस तरफ बाजू मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बाजू पेशेंट मोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद खुद से मोबिलिटी नहीं शो कर रहा, वैक्स की तरह लग रहा है, एक वैक्स का स्टैचू है। और स्टूपर आप जोर लगा रहे हैं बाजू सीधा हो जाए, लेकिन वो रिजिडनेस का मुजाहरा कर रहा है और नहीं बाजू खोल रहा। इधर यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्ड साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर, साइको वर्ड हुआ साइकोलॉजी का और मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, यानी साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से एक पर्सन की मोबिलिटी या मूवमेंट या हरकत डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। मोटरिक इमोबिलिटी, वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, या बैठता ही नहीं है टिक के। एक्सट्रीम नेगेटिविज्म, जो भी बात कह रहे हैं नहीं मानता, बस ना लगाई हुई है। म्यूटिज्म, जो मर्जी कह लो, बात कराने की कोशिश कर लो, वो म्यूट है, खामोश हो गया, नहीं बोल रहा। पेक्यूलरिटीज़, इख्तिसामी, अजीबो गरीब चीज़ें, खसूसियत, कोई चीज़ जो बहुत ही ख़ास है। वॉलंटरी मूवमेंट, जो मसल्स हम खुद से मूव कर सकते हैं, उनमें भी वो कुछ पेक्यूलरिटीज़ दिखा रहा है, कोई अजीबो गरीब किस्म की बाजारनेस दिखा रहा है। जैसे हम एक नॉर्मल पोस्चर में कुर्सी पे बैठते हैं तो ऐसे ही शो करेगा जैसे कुर्सी पे बैठा, हालांकि नीचे कुर्सी नहीं होगी। और उसने ज़ाहिर है कि वो कोई जिमनास्टिक पर्सन तो नहीं है कि जिसने ये चीज़ें सीखी हुई हैं। इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें नीचे लिखा हुआ है हमारे पास, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इकोलेलिया मीन्स सेंसलेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। जैसे मैंने कल बताया था कि इकोलेलिया के, जिस तरह मैंने हमारे साथ एक कोलीग थी, उनका नाम था नाजिया, तो जो पेशेंट है ना वो ये बोलता रहता था बाजिया नाजी, नाजिया बाजी, बाजिया नाजी, नाजिया बाजी, तो ये इकोलेलिया है। एक लफ्ज़ तोते की तरह मुंह पे चढ़ गया, वो वही बोली जाएगा। इकोप्रेक्सिया, दैट मीन्स रेपिटेटिव इमिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ दी अदर पर्सन। किसी एक बंदे के पीछे लग गया, जो वो कर रहा है उसकी नकली करी आ रहा है, उसके पीछे पीछे फिर रहा है। समटाइम जो मेडिकल वार्ड्स हैं, जो हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं, उनमें कोई नर्सेज या कोई पर्सन, उनको कुछ साइकोलॉजिस्ट को उनको लग गया ना एकदम से, बस उसके पीछे लग जाएंगे, जो वो कर रहा है बस उसी तरह की हरकतें शुरू कर देंगे। तो ये इकोप्रेक्सिया, रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट, इकोलेलिया रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। उसके बाद वैक्सिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूपर, ये हमने एडिशनल नाम पढ़े हैं। एडिशनल फीचर्स में इंक्लूड स्टीरियोटिपिकल होता है अजीबो गरीब मैनरिज्म, ऑटोमेटिक ओबीडियंस, कई दफ़ा एकदम बात माननी शुरू कर देगा, खाना खा लो खा लूँगा, बैठ जाओ बैठ जाऊँगा। मिमिक्री, किसी की नकल उतारना। अब जब इकोप्रेक्सिया फ्रेज में है तो अब वो ऑटोमेटिकली ओबीडियंस और मिमिक्री भी कर रहे हैं। पर्सन में हार्म हिमसेल्फ और अदर इन एक्साइटमेंट फेज, लेकिन जब वो एक्साइटमेंट फेज में है तो फिर उस टाइम पर वो कंट्रोल नहीं हो पाते और डेंजरस भी साबित हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फिजिकल इमोबिलिटी, के वो फिजिकली मूव नहीं कर सकते, ना बात कर सकते हैं, रिजिड पोजीशन बना लेते हैं। फिर यहाँ है फॉर्म ऑफ इमोबिलिटी नोन एज वैक्सिव फ्लेक्सिबिलिटी। इफ अ पर्सन's arm is moved into a certain position, it will stay in that position for hours. Excessive mobility, move in an excited manner that appears to have no purpose. May pace in a frenzy, turn in circles, flail your arms or make loud noises. ये excessive है ना, एकदम annoying से हो जाते हैं। पेक्यूलर मूवमेंट किस किस्म की, इनअप्रोप्रिएट और अनयूजुअल पोस्चर, अजीब सा पोस्चर जो अदरवाइज नॉर्मल पर्सन नहीं बना सकता। अच्छा, ग्रिमेस, मेकिंग अ फेस, ऐसे चढ़ाने वाले मुंह बनाना। फॉर लॉन्ग पीरियड्स आर यूज स्ट्रेंज मैनरिज्म, तो मुंह चढ़ाना, किसी का स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर शो करना, जैसे वर्ड्स रिपीट करना, ऑब्सेसिवली फॉलोइंग अ रूटीन और ऑलवेज अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली द सेम वे, बार बार किसी एक काम के पीछे पड़ जाना फिर उसकी जान नहीं छोड़ते हैं। एक्सट्रीम रेजिस्टेंस, समटाइम तो बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, अब जो मर्जी कह लें वो मूव नहीं करते हैं। समटाइम इमिटेटिव स्पीड और मूवमेंट, वे बार बार वही चीज़ रिपीट करते जाएंगे। ये हमारे हो गए 3 मेजर टाइप्स हैं। जो मेजर टाइप्स हैं ना स्किज़ोफ्रेनिया की बुक में, वो ये 3 ही हैं, पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कैटाटोनिक। अब मेरे साथ जरा रिपीट करें, मुझे पता चले आपको आ गया या नहीं। पैरानॉइड में डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कैटाटोनिया में वैक्सिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूपर। ये लफ्ज़ आपने याद रखने हैं, इसमें ज़रूर लिखने। अब हम ज़रा इन दोनों की तरफ आते हैं जो बाकी बच गए हैं हमारे पास। अनडिफ्रेंशिएटेड, अगर ऐसा होता है कि यहाँ से पैरानॉइड से डिल्यूजन्स आ गई हैं पेशेंट में, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी है और कोई एक आध वैक्सिव फ्लेक्सिबिलिटी भी पेशेंट शो कर रहा है, यानी सब में से एक एक सिम्टम पिक कर लिया, तो अब हम किसी एक कैटेगरी में इन तीनों में से
उनको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं। अब हम अनडिफ्रेंशिएटेड जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई एक मेजर कैटेगरी बन ही जाती है, लेकिन ये तब होता है जब हमारी केस स्टडी मुकम्मल नहीं हुई या हमें भी डिटेल्स वाजे नहीं हुई और हमने किसी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है और हमारी ऑब्जर्वेशन मुकम्मल नहीं हुई, तो इस फेज़ में हम अनडिफ्रेंशिएटेड कैटेगरी में पेशेंट को डाल लेते हैं। और रेजिडुअल हमने मेडिकेशन दे दी या कुछ टाइम गुजर गया, जैसा कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो एक तरह से पैटर्न ऑफ डिजीज़ है वो 1 मंथ कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, एक्टिव फेज सिम्टम एटलीस्ट विद इन 6 मंथ, 6 माह के अरसे में 1 माह के अंदर भी अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है तो हम स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करेंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद बीमारी का जो जोर है ना वो घट जाता है, तो वो रेजिडुअल फेज में चला जाता है। समटाइम दवाई की वजह से और समटाइम पर्सनल रीजंस की वजह से भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। तो जिसको एक भी एपिसोड हो चुकी है ना स्किज़ोफ्रेनिया की, तो वो डायग्नोज्ड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट कंसिडर होगा, तो वो रेजिडुअल फेस होगा अगर उसको एक्टिव सिम्टम्स नहीं है, यानी एक्टिव पॉजिटिव सिम्टम्स अगर नहीं है तो रेजिडुअल फेस है। इसको हम जरा देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। अनडिफ्रेंशिएटेड को डिफाइन किया गया है, सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हैं बट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड या कैटाटोनिक, इन तीनों में से कोई एक नहीं आ रहा। और रेजिडुअल द डायग्नोसिस इज यूज्ड व्हेन इंडिविजुअल इज करंटली नॉट शोइंग क्लिनिकल पिक्चर ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स बट हैज़ एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, एक ज़रूर उसको है। जैसे मैं बता रही हूँ रेजिडुअल टाइप में नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं ये डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये भी हम याद रख सकते हैं इसमें ये बात। इसके बाद मैं ज़रा देखती हैं कि इसमें हमारी पीपीटीज में हमारे पास इसके हवाले से क्या चीज़ गिवन है। ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया में है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, undifferentiated psychotic condition meeting diagnostic criteria for schizophrenia but not conforming to any subtype, exhibiting the features of more than one of them, predominance of a particular set of diagnostic characteristic, किसी एक कैटेगरी में फिट इन नहीं हो पा रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं हमारे पास गिवन है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक आपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज याद करने हैं और ऐड करने हैं जो DSM में गिवन है। इनको हम दोबारा से भी देखेंगे। अभी हमने पढ़ ली हैं बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी जो मैंने पिछली क्लिप में शेयर किए हैं, और आज हमने टाइप्स भी पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट क्लिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। मेरे चैनल के साथ बंदे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में। कोई क्वेरीज हो, आपकी पूछने वाली बात हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।